हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज का यह वीडियो सभी छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, स्कूल प्रबंधकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 19 अक्टूबर सोमवार से विद्यालय खुल रहे हैं। उसके लिए एसओपी जारी हो चुकी है। एसओपी शब्द बहुत सारे लोगों के लिए नया शब्द हो सकता है, इसलिए मैं एसओपी के बारे में बताकर और फिर इसकी गाइडलाइंस क्या हैं उनके बारे में मैं डिटेल चर्चा करने चल रहा हूँ। एसओपी मीन्स होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हिंदी में इसे मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया कहते हैं। एसओपी क्या होता है? किसी संगठन द्वारा संकलित चरण दर चरण निर्देशों का एक समूह होता है जो नियमित संचालन में मदद करता है। एसओपी का उद्देश्य नियमों का पालन करने के लिए गलत संचार एवं विफलता को कम करते हुए दक्षता, गुणवत्ता, उत्पादन और प्रदर्शन की एकरूपता प्राप्त करना होता है। यह एसओपी सबसे पहले 8 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जारी की। एसओपी में उस समय कहा गया कि एसओपी फॉर पार्शियल रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 9th to 12th क्लासेस ऑन ए वॉलंटरी बेसिस फॉर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम देयर टीचर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। कहने का मतलब उसी समय यह बात कही गई कि विद्यालयों को खोला जाएगा 9 to 12th के लिए, क्लासेस के लिए, और पार्शियल रीओपनिंग होगी, यानी कि आंशिक रूप से उसे खोला जाएगा। इस पर सम्यक विचारोपरांत द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर 2020 को एक आदेश जारी किया। काफ़ी विचार विमर्श के बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 को आपदा घोषित किया जा चुका है, इसे डिसास्टर घोषित किया जा चुका है। तो डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को कंसीडर करते हुए द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि अमंग द एक्टिविटीज़ परमिटेड आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, यानी कि कंटेनमेंट जोन के बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए वे आफ्टर 15 अक्टूबर 2020 15 अक्टूबर के बाद इन ए ग्रेडेड मैनर, क्रमशः, एक साथ नहीं, क्रमशः खोले जा सकते हैं। और इसके लिए सरकारों को, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनसे बात करके, उनसे सलाह मशविरा करके ये काम किया जा सकता है। होम मिनिस्ट्री के इस निर्णय के बाद 5 अक्टूबर 2020 को ऑनरेबल सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने गृह मंत्रालय को आभार व्यक्त करते हुए एक वीडियो जारी किया और साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों को 15 अक्टूबर से आंशिक रूप से खोलने के लिए एसओपी जारी की। आफ्टर दैट 10 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीमती आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, दिनांक 10 अक्टूबर 2020 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 7 के अंतर्गत यह एसओपी जारी की और जिसमें यह बताया गया कि 19 अक्टूबर 2020 से पठन पाठन कार्यक्रम इस एसओपी के अनुपालन और कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत विद्यालयों में किया जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ें होनी हैं, उन्हीं चीज़ों को आप क्रमशः समझेंगे। इस आदेश को आप देखें जो ये जारी हुआ था। इसके बाद हम सबसे पहले एक एक करके एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए मुख्य बिंदुओं पर आप
आज अवश्य चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी कॉपी निकलवा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस एसओपी में जो जारी किया गया उसमें है क्या? सत्र को नियमित करने तथा छात्र हित में शासन द्वारा सम्यक विचार उपरांत कंटेनमेंट जोन से बाहर ऐसे क्षेत्र जो कंटेनमेंट जोन में हैं वे विद्यालय बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय नहीं आना है, शिक्षकों को विद्यालय नहीं आना है, या विद्यालय के किसी कर्मचारी को जो कंटेनमेंट जोन में है उसको विद्यालय नहीं आना है। तो उसके बाहर जो होंगे प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, विद्यालयों की कक्षाएं 9, 10th, 11th एवं 12th में दिनांक 19/10/2020 से पठन पाठन भौतिक रूप से पुनः प्रारंभ किए जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। अब ये जो शर्त रखे गए हैं, इन शर्तों का अनुपालन 100% अक्षरशः किया जाना है और इसका ध्यान सभी को रखना है, चाहे वे छात्र छात्राएं हों, चाहे वे हमारे शिक्षक गण हों, प्रधानाचार्य हों, अभिभावक हों, स्कूल का मैनेजमेंट हो या स्कूल का अदर स्टाफ हो, सब लोगों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। सैनिटाइजेशन के लिए जो विद्यालय को सैनिटाइज करने के लिए केमिकल यूज होता है वो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज होता है, तो उससे सैनिटाइज किया जाए और यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरांत नियमित रूप से भी सुनिश्चित की जाए। कुल मिला के विद्यालय खुलने से पहले ये ज़रूर ध्यान देना है कि 19 तारीख से पहले पूरा विद्यालय अच्छी तरह से सैनिटाइज हो जाए। विद्यालयों में सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये चीज़ें आपको विद्यालय गेट पर या जहाँ पे पानी अवेलेबल होगा वहाँ पर हैंड वॉश मिल जाएगा। सैनिटाइज़र जो कि 70% अल्कोहल युक्त होता है, ये आपके हाथ के सभी जर्म्स को मार देता है क्योंकि उसकी जो सेल वॉल होती है वो घुल जाती है। लेकिन सैनिटाइज़र से जो बैक्टीरिया के जर्म्स होते हैं वे नहीं मरते हैं, तो उसके लिए हैंड वॉश करना पड़ता है। थर्मल स्कैनिंग, अगर आपको बुखार ज़रा सा भी लगता है घर पे ही, तो आपको विद्यालय नहीं आना है, आप घर पे रहें। यदि मान लीजिए आप आ गए, आपको ज़्यादा लगता है, फीवर है, या थर्मल स्कैनिंग में अगर आपको लगता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उनका प्राथमिक उपचार करके उनको वापस भेज देना है। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाए, अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। गेट पर ही नंबर 3 पॉइंट है कि विद्यार्थियों को हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइज कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाए। ये सभी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम विद्यालय जाएं तो ये काम कर लेना है। गेट पर ही विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाए, ध्यान रखिएगा। कम से कम 6 फीट की दूरी है बहुत ज़रूरी, ये मूल मंत्र है। कुछ बच्चों के मन में बड़ा उछल कूद हो रहा होगा कि काफ़ी दिन हो गया, मार्च से किसी से मिले नहीं हैं, अपने दोस्तों के साथ चल रहे हैं तो खूब अच्छी तरह मुलाकात होगी, पास में बैठ के बातचीत होगी, हाल चाल होगा, बहुत कुछ सोच रखा होगा। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल बचाव करना है, आपको हाथ नहीं मिलाना है, साथ ही साथ में बैठना नहीं है। 6 फीट की दूरी हर हाल में, आपको विद्यालय प्रवेश करने से लेके अंदर बैठ के पढ़ाई करने से लेकर बाहर निकलने तक इसका अनुपालन करना है। 6 फीट की दूरी है बहुत ज़रूरी, इसको कतई मत भूलना। किसी से भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों। पर्याप्त दूरी, 6 फीट की दूरी है बहुत ज़रूरी। तो विद्यालय में इस बात का, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है। एक साथ छुट्टी नहीं करनी है, एक साथ एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। विद्यालय में प्रवेश के समय, छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन
सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में अगर एक से अधिक प्रवेश द्वार है तो उसका उपयोग सुनिश्चित किया जाए, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जिससे भी पॉसिबल है, आपकी दूरी जिस चीज़ से भी बन सकती है उसको किया जाए। यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से संबद्ध सार्वजनिक सेवा से आते हैं, इन चीज़ों से आते हैं, तो उसका भी ध्यान रखा जाए। तो उसको प्रतिदिन सैनिटाइज कराना है। सभी शिक्षक, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्यारे बच्चों, हमारे प्रिय शिक्षक बंधुओं, सबको ये ध्यान रखना है कि मास्क सबके लिए कंपलसरी है। ये कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत है। मास्क पहने रहना है पूरे टाइम में। हाँ, जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उस तरह का मास्क पहने जिससे उनकी परेशानी कम से कम हो। और साथ ही साथ विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखा जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे के साथ अगर मास्क नहीं है किन्हीं भी कारणों बस, तो उसको मास्क ज़रूर होना चाहिए। मतलब हर बच्चे के पास कैंपस के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बिना मास्क का हो। अगला पॉइंट, विद्यार्थियों की 6 फीट की दूरी बैठने की व्यवस्था। जैसा मैंने बताया कि क्लास के अंदर भी 6 फीट की दूरी पर ही आपको बैठना है, पास पास सट कर नहीं बैठना है। सभी बच्चे इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि 6 फीट की दूरी को बनाए रखना है। 9वां पॉइंट है, ऑनलाइन पठन पाठन की व्यवस्था यथावत जारी रखी जाएगी। आप ये मत समझिएगा कि विद्यालय खुल गया तो अब ऑनलाइन जो चल रहा है, ऑनलाइन में आप जानते हैं व्हाट्सएप पे पढ़ाया जा रहा है। जो कक्षा 11 और 12 जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं, ज़्यादातर हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनको वहाँ से वीडियो पढ़ने को देखने को मिल जाता है। जिन्होंने नहीं किया है वे अब कर लें। तो ये जारी रहेगा। मान के चलिए कि ये इस सत्र में ये डिस्टरबेंस बना ही रहेगा और परीक्षाएं अपने समय से होंगी। इसलिए इस काम को खुद सुरक्षित रहते हुए, अपना बचाव करते हुए यह रखना है। प्यारे बच्चों, आपको लग सकता है, हो सकता है सोचें कि आप नज़रअंदाज करें कि हमको कुछ नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। हो सकता है इसके साथ प्रॉब्लम है कोविड-19 के साथ कि कुछ लोगों को ये लक्षण दिखते ही नहीं, जबकि वो संक्रमित होते हैं। यही लोग खतरनाक होते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोविड-19 से ग्रस्त हैं, इनको प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसी दिक्कत है। तो अपने, यदि आप माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने दादा दादी से प्यार करते हैं, तो उनके लिए आप यह सारे नियमों का अनुपालन करें। यदि आपको अपने परिवार से लगाव है, आप हो सकता है बच के निकल जाएं, क्योंकि जो रिकवरी रेट है वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन बाकी जो परिवार के लोग हैं उनके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो सबका ध्यान रखना है। तो ऑनलाइन पठन पाठन यथावत जारी रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आनी है। यह एक वैकल्पिक व्यवस्था दी जा रही है और एक तरह से प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि कई विकसित देशों में जब विद्यालय को खोले गए हैं तो उसके बाद एकदम से कोरोना की जो संख्या है वो बढ़ गई थी। इनके संक्रमण की संख्या बहुत बढ़ गई थी, बहुत तेज़ी से यह संक्रमण फैलता है। तो एकदम से बढ़ गया था, तो फिर उनको वापस अपना निर्णय लेना पड़ा। हमारा देश एक विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। यहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता उतनी नहीं है, तो समस्याएं बढ़ सकती हैं और हम इससे बच सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि स्वास्थ्य वर्तमान के लिए और शिक्षा भविष्य के लिए ज़रूरी है, और इस समय इन दोनों विकल्पों में से अगर एक विकल्प रखा जाए, सुरक्षा और शिक्षा, तो सबसे नंबर 1 पे है सुरक्षा और नंबर 2 पर है शिक्षा। पहले हम सुरक्षित रहें, इसके बाद हमको शिक्षा लेनी है। शिक्षा लेने के लिए विद्यालय है, इसके बाद ऑनलाइन है, इसके बाद यूट्यूब है, इसके बाद टेलीविज़न है। कई माध्यमों से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले है। ऐसे विद्यालय 2 पालियों में संचालित किए जाएं। प्रथम पाली में कक्षा 9 एवं 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को पठन पाठन हेतु बुलाया जाए। एक दिवस में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50% तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाए। ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, और जो क्लास कैपेसिटीज़ हैं वो 6 फीट का ध्यान रखते हुए जितने बच्चे आ सकते हैं एक क्लास में, उतने ही बच्चों को बुलाया जाए।
और शेष 50% विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाए। ये क्रम जो विद्यालय का मैनेजमेंट है वो आंतरिक निर्णय लेके कर सकता है कि कैसे हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कितने बच्चों को एक दिन बुला सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से हम पास पास बच्चों को बिठा नहीं सकते, रिस्क नहीं ले सकते। विद्यार्थियों को उनके माता पिता अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरांत ही पठन पाठन हेतु बुलाया जाए। विद्यालय में उपस्थिति हेतु लचीला रुख अपनाया जाए तथा किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य न किया जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम 12 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें कि इस नंबर पे 12 नंबर पे विद्यार्थियों को उनके माता पिता की अनुमति, लिखित सहमति के उपरांत ही बुलाना है। सभी विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखें कि बिना लिखित सहमति के आपको विद्यालय में एंट्री नहीं मिलेगी। विद्यालय फोटोयुक्त इसको कर सकते हैं जिससे यह पता चले कि यह उसी स्टूडेंट की सहमति पत्र है जो जिसके पास है। एक चीज़। दूसरी चीज़, एक प्रति उसको विद्यालय में रखा जा सकता है, दूसरी प्रति विद्यार्थी के पास रहे। विद्यार्थी या तो उसमें फ़ोटो लगा के उसको प्रमाणित करा ले या फिर अपने आई कार्ड के साथ ही आए, जिससे यह निश्चित हो सके यह उन्हीं का है। उपस्थिति हेतु कोई भी कॉलेज लचीला रुख अपनाना है। किसी को हम ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि नहीं आपको विद्यालय अटेंड करना ही करना है, नहीं। ये प्रोत्साहित नहीं करना है कि विद्यालय आने पर अटेंडेंस की जैसे कंसिडरेशन होती है, तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें मार्क्स दिए जाते हैं उपस्थिति के आधार पे। इन चीज़ों को आप नहीं करेंगे। किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य नहीं करना है, बिल्कुल भी बाध्य नहीं करना है। इस बात का विशेष ख्याल रखना है। और जब भी विद्यार्थी आता है पढ़ने के लिए तो उसके साथ वह सहमति पत्र अवश्य होना चाहिए जो माता पिता या अभिभावक द्वारा दिया जाए। बच्चों के आने के बाद विद्यालय में कोविड-19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों के समस्त चीज़ों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। प्यारे बच्चों, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी अगर नहीं होगा तो इस संक्रमण से बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। तो विद्यालय खोले जाने से संबंधित जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, एसओपी है, उसको प्रेषित करते हुए ये सारी बातें कहा गया है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा बहुत डिटेल भी नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जिस पे की बात होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल खोलने से पूर्व स्वास्थ्य, स्वच्छता व अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की गई, उसमें क्या क्या है। तो पहली बात है कि स्कूल में समुचित सफाई और स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करना है। जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको सैनिटाइज करना है। मुख्य जैसे थर्मामीटर है, कीटाणुनाशक है, साबुन आदि की उपलब्धता विद्यालय प्रबंधन को अपने स्तर पर करना है। गेट पर ही जो थर्मामीटर कैलिब्रेटेड कॉन्टैक्ट लेंस इंफ्रारेड डिजिटल थर्मामीटर होता है वो उसका प्रयोग करना है, जिससे जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं कॉलेज के अंदर, उन सब को चेक किया जा सके। विभिन्न कार्य दलों का गठन किया जाएगा जिसमें उनकी सहायता ली जाएगी। सीटिंग प्लान में ये ध्यान देना है कि सभी बच्चे स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझाव के अनुसार संशोधित सीटिंग प्लान में छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान देना है कि किसी भी दशा में 6 फीट की दूरी को हम कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि 6 फीट की दूरी है बहुत ज़रूरी। तो
ये कैसे करेंगे? इसको जैसे बच्चे खड़े हो गए, दोनों हाथ अगर फैलाते हैं तो उनके हाथ आपस में टच नहीं होने चाहिए। स्कूल के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर भी इस दूरी का ख्याल रखना है। जब आप कॉलेज के अंदर आते हैं, गेट के बाहर से ही आपको डिस्टेंस बनाए रखना है। कॉलेज के अंदर जाते हैं तो कमरे तक पहुंचने तक आपको डिस्टेंस बनाए रखना है। कमरे में पहुंच जाते हैं तो आपकी जो सीट है उसमें भी डिस्टेंस बनाए रखना है। और इस तरह से इस बात का पूरा ख्याल रखना है। अब आगे ध्यान देंगे कि शारीरिक और सामाजिक दूरी और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए संकेत चिन्हों का प्रयोग करना। यहाँ पे इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो संकेत चिन्ह हैं वो जगह जगह पर, जैसे गेट पर ही है या अंदर जो पुस्तकालय है, वॉशरूम के बाहर है, हाथ धोने का स्थान है, इन सब जगहों पे क्या करना है क्या नहीं करना है, इन चीज़ों को देखना है। थूकने पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाए। कुछ बच्चों की आदत होती है अनायास ही थूकते रहते हैं, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है। अलग अलग समय सारणी, कुछ इसके विकल्प हैं। अलग अलग समय सारणी, जैसे जो भी आंतरिक व्यवस्था है, बच्चों की संख्या है, उनके आधार पर विद्यालय प्रबंधन समय सारणी को अपना सकते हैं। स्कूली आयोजन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि स्कूलों को ऐसे स्कूली आयोजन नहीं करने चाहिए जहां शारीरिक सामाजिक दूरी संभव नहीं है। किसी भी दशा में ये जो दूरी है इसको मेंटेन रखना है। स्कूलों में कार्यक्रमों और उत्सव समारोहों के आयोजन से बचा जाना चाहिए। देखिए, तीसरा पॉइंट है, हालांकि स्कूल असेंबली का संचालन कक्षा शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों द्वारा उनके संबंधित कक्षाओं या आउटडोर स्थानों या अन्य उपलब्ध स्थानों और हॉल में किया जा सकता है। ये बड़ी खास बात है कि जो असेंबली होती है, स्कूल असेंबली होती है, उसका संचालन करने के लिए मनाही तो नहीं किया गया है, लेकिन जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो हर हाल में होना चाहिए। उसके लिए अगर बड़ा खुला स्थान है या फिर बड़ा हॉल है, और शिक्षकों की देख रेख में ये होना चाहिए जिससे बच्चे पास पास ना बैठ सकें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो बिल्कुल भी स्कूल असेंबली को डिसॉल्व रखें, उसको ना कराएं। और इसी तरह संभव हो तो वर्चुअल अभिभावक शिक्षक मीटिंग की व्यवस्था की जा सकती है। नई कक्षाओं में दाखिले के दौरान जहाँ तक हो सके तो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात है, अगर बच्चे आ रहे हैं उस तरह से, तो माता पिता अगर उनको विद्यालय छोड़ के और यहाँ विद्यालय से वापस ले जा सके तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऑनलाइन अगर एडमिशन हो सके तो और ज़्यादा अच्छा है। माता पिता अभिभावक की सहमति पर बात हो ही गई है, इसके बगैर किसी भी तरह से विद्यालय में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो कोविड-19 के संबंध में, इसकी जो चुनौतियां, उसकी भूमिका संबंध में छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों को जानकारी देना, ये चीज़ें हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो इसको डिटेल में है, अगर हम अलग अलग चर्चा करेंगे तो 46 पेज का है। चिकित्सीय सहायता के लिए जो भी पास में जो भी चिकित्सालय होगा उससे संपर्क किया रहेगा, जो विद्यालय है वो किए रखेंगे, जिससे जो भी नर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो उनको समय पर उपलब्ध हो सकें जब आवश्यकता हो। तो इसके बाद ये चीज़ें हैं। और फिर बात करते हैं, स्कूल परिसर में आसपास साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना है। इसका निरंतर रखरखाव, निगरानी सुनिश्चित करना है। कक्षा के अंदर और बाहर आमतौर पर छुए जाने वाले, ये ध्यान दें इस पॉइंट को, कक्षा के अंदर और बाहर आमतौर पर छुए जाने वाले सतह जैसे दरवाजे के नॉब और सिटकनी आदि की लगातार सफाई और स्वच्छता कार्य किया जाए, जो कि बराबर छुए जाते हों। ऐसी भी चीज़ें जैसे कि खेल सामग्री, झूले, डेस्क, कुर्सियाँ, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप आदि को कीटाणु शोधन किया जाए, सैनिटाइज किया जाए। कचरे को डस्टबिन में ही डाला जाए और उस कचरे को प्रतिदिन निपटा दिया जाए, उसका भी डिस्पोजल सही तरीके से किया जाए। इसके बाद हाथ धुलने की बात है, तो हाथ धुलने में
शारीरिक सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए नियोजित प्रोटोकॉल के अनुसार नियमित अंतराल पर सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से हाथ धोना सुनिश्चित किया जा सकता है। कम से कम 40 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। 20 सेकंड तो वैसे भी काफ़ी पॉपुलर है, तो इसमें कहा गया है कि 40 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए और इस चीज़ का भी ख्याल रखें। ठीक, इसके बाद बात करते हैं छात्रों और स्टाफ के सुरक्षित आगमन और प्रस्थान के लिए सुरक्षित स्कूल हो ही गया। कक्षाओं और अन्य स्थानों पर सुरक्षा मानदंड, यह भी वही चीज़ें हैं कि स्कूल के आसपास बाहरी परिसरों में एक उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि लोगों की भीड़ न इकट्ठा हो। खेल कूद, संगीत, नृत्य या अन्य प्रदर्शन कलाओं में सामूहिक गतिविधियां की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब स्वास्थ्य सुरक्षा मानदंडों का पालन करना और शारीरिक दूरी बनाए रखना व्यवहार्य हो, यानी कि यह हर हाल में शारीरिक दूरी को बनाए रखना है। अब इतना सब करने के बाद भी अगर मान लीजिए कोई कोविड-19 संदिग्ध मामला आ ही जाता है, तो ऐसे में प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। क्या किया जाएगा कि बीमार छात्र या स्टाफ को एक कमरे या क्षेत्र में रखें जहां वे दूसरों से अलग थलग रहें। ऐसे समय तक मास्क फेस कवर दें जब तक कि उसकी जांच किसी डॉक्टर द्वारा नहीं की जाती। निकटतम चिकित्सा सुविधा को तुरंत सूचित करें। जो प्रोटोकॉल होता है कोविड-19 का, हम जानते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में इसकी जांच से लेके और उसको अलग रखना, जो कि हम आप जानते हैं जिस तरह से, तो इस तरह से आगे हम वीडियो को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सुझाई गई गतिविधियाँ, इनको ध्यान देना। अपने चारों ओर वो कार्य न करें जो ध्यान, योग, भ्रमण एवं पठन आदि जोड़ने में सहायता करने वाले कार्य करें। और इसके बाद बात करते हैं अनुबंध व विभिन्न हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व। एक अध्यापक की सुबह के समय स्कूल प्रवेश द्वार पर ड्यूटी लगाई जा सकती है और इसी तरह छुट्टी के समय भी ड्यूटी लगाई जाएगी। बहुत ही सावधानी बरतना अध्यापकों के लिए। स्कूलों के पुनः खुलने से पहले ये खास बात है कि जिस कक्षा और विषय को पढ़ाता है उसकी समग्र योजना बनाएं। उसका टाइम टेबल बनाने के साथ साथ योजना कार्यान्वयन के लिए रोचक कार्यकलापों को तैयार करें। अध्यापक ध्यान रखें कि शारीरिक सामाजिक दूरी और स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए जो व्यवस्था की जा रही है उसका अनुपालन करें। इन्हें पाठ्यवस्तु और शिक्षण परिणामों के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो टीचर्स हैं उनके लिए है ये व्यवस्था, माता पिता के लिए वही चीज़ें हैं, घर पर भी वो इस बात का पूरा ख्याल रखें। और इसके बाद अनुबंधगाह में ये एक चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में ज़रूर से ध्यान दें कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। ये घर के जो गार्जियंस हैं वो ध्यान रखेंगे। और सबसे अंत में अभिभावक अनुमति पत्र है, जिसमें इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी कॉपी को सभी विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं इसी को जैसा फॉर्मेट दिया गया है इसी की कॉपी निकलवा के और हस्ताक्षर अपने अभिभावक का करा के और प्रिंसिपल द्वारा प्रति हस्ताक्षरित जरूर करा लेंगे। पहले दिन से ही नियमों का बेहद कड़ाई से पालन किया जाना है। पढ़ाई इस समय नंबर 2 पर है, सुरक्षा नंबर 1 पर है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा है, जान है तो जहान है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रख के चलेंगे और पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई अगर उद्देश्य है तो कहीं कोई बाधा नहीं है। ये जो छोटी मोटी बाधाएं हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग को हम बाधा ना समझें, ज़रूरत समझें। आज के वक्त की ज़रूरत है, आज के समय की मांग है कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। हम सबको
मास्क लगाना ही लगाना पड़ेगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही पड़ेगा, हाथ को बराबर धुलना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को हम तब तक करेंगे जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। प्यारे बच्चों, आप सब स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इस उम्मीद के साथ कि इस चीज़ का आप सब अनुपालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।